प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार, मैं हूं इस वक्त श्री शरणा बसवेश्वर टेम्पल के पास और फिलहाल ये टेम्पल जो है ये है कलबुर्गी में। कलबुर्गी एक्चुअली जो ज़िला है वो तकरीबन कर्नाटक के उत्तरी हिस्से में पड़ता है और एक समय में ये बहमनी सुल्तानों का कैपिटल रहा करता था। तो देखा जाए तो यहाँ पे कई सारे सुल्तानों का, कई सारे सम्राटों का कैपिटल या गढ़ रहा था। राष्ट्रकूट राजा थे, राष्ट्रकूट सम्राट कार्क नाम के थे। तो उनका तैलब द्वितीय जो कि कल्याणी के चालुक्य थे, उन्होंने उनकी तख्ता पलट कर दिया, उनकी हत्या करके उनके तख्ता पलट कर दिया। अच्छा, उसके जस्ट बाद कल्याणी के चालुक्यों की स्थापना होती है। तो यहाँ से मुश्किल से 40 किलोमीटर दूर कल्याणी जगह है जहाँ पे चालुक्यों ने अपनी कैपिटल बनाई थी। तो अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आप श्री शरणा बसवेश्वर टेम्पल ज़रूर आएँ। और इसी के आसपास भी यहाँ पे एक आप गुलबर्गा फोर्ट पाएंगे। तो यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो एक्चुअली में कलबुर्गी तो बोलते हैं, बट यहाँ का जो पुराना नाम है गुलबर्गा, ठीक है, पुराना नाम है बट चलता है। अच्छी बात ये है कि यहाँ पे अगर आपको घूमना है तो एक दिन काफ़ी है। तो मैं बात कर रहा था आपको कल्याणी के चालुक्यों की। तो कल्याणी के चालुक्य के समय में तकरीबन 1131-32 का समय था। चालुक्यों ने तकरीबन मध्य प्रदेश के हिस्सों पे यानी नर्मदा के हिस्सों पे अधिकार कर लिया था। और नर्मदा के दक्षिण में अगर बात करें तो कर्नाटक और तमिलनाडु के हिस्सों में भी कल्याणी के चालुक्यों का अधिकार था। अच्छा, कल्याणी के चालुक्य जब मध्य प्रदेश से लेके तमिलनाडु पे अधिकार कर रहे थे तब उनके अधिकार क्षेत्र में कलचुरी राजपूत आते हैं जो कि मध्य प्रदेश के त्रिपुरी के बिलोंग करते थे, जो कि आज के समय में जबलपुर है। तो वहाँ से उनको लेके आते हैं अपने राज्य में, कल्याणी में, यानी आपके देखा जाए तो कर्नाटक में, और कर्नाटक में उन्हें सामंत बना देते हैं। तो तकरीबन 1131 और 32 की बात है। वो जो कलचुरी राजवंश थे यहाँ पे आके तख्ता पलट कर लेते हैं और पूरे कर्नाटक पर अधिकार कर लेते हैं। तो कलचुरी वंश ने जब यहाँ तख्ता पलट किया था तो वसम नाम के यहाँ पे एक फिलोसोफर थे, तो उन्होंने यहाँ पे वापस से कल्याणी चालुक्यों का राज स्थापित करने में काफ़ी मदद की थी। अच्छा, उस टाइम पे तो काफ़ी बादल हैं यार। बिज्जल नाम का एक राजा था, कलचुरी राजा, जिसने यहाँ पे तख्ता पलट किया था। तो उसका वापस से तख्ता पलट करने में यहाँ के चालुक्यों की उन्होंने काफ़ी मदद की थी। साथ में उन्होंने स्थापना कर दी थी लिंगायत धर्म की। तो ये जो टेम्पल है श्री शरणा बसवेश्वर टेम्पल, तो एक्चुअल में उन्हीं के नाम पे रखा गया है। लिंगायत धर्म का यहाँ टेम्पल है। लिंगायत धर्म के विषय में थोड़ी बहुत जानकारी आपको यहाँ पे कर्नाटक में है तो होनी चाहिए। जब वसव ने यहाँ पे जो आध्यात्मिक गुरु थे उन्होंने यहाँ पे उस चीज़ की स्थापना की थी, तो वो वैदिक जो रीति रिवाज हैं उनसे वो थोड़ा सा दूर रहा करते थे। किसी भी व्यक्ति को, अगर आप लिंगायत धर्म से बिलोंग करते हैं, अगर आपकी मृत्यु हो जाती है किसी कारणवश, तो आपको जलाया नहीं जाता था, यानी आपको नहला धुला के वापस, जैसे कि प्री वैदिक काल में आपको दफनाया जाता था। जैसे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन आप बात कर लें, सिंधु घाटी सभ्यता, उस वक्त दफनाया जाता था लोगों को। तो सेम वही प्रोसीजर था। अच्छा, एक बात और है, लिंगायत धर्म एक कट के बना बेशक हिंदू धर्म से, लेकिन वो शिव जी को मानता है, परंतु मूर्ति पूजा से विपरीत। मूर्ति पूजा हिंदू धर्म में सब जानते हैं, सब करते हैं और कई सारे भगवानों को मानते हैं, परंतु लिंगायत धर्म में एक ही भगवान यानी एक ही परम पिता परमेश्वर यानी शिव जी हैं, परंतु शिव जी की मूर्ति की पूजा नहीं करनी है, शिव जी को मानना है। अच्छा, लिंगायत धर्म में आप लिंगायत धर्म में भी आप नाम सुनोगे और लगा के वीर शैव भी धर्म आप नाम सुनोगे। तो वह वीर शैव जो धर्म है सेंट्रल इंडिया और नॉर्दर्न इंडिया में ज़्यादा फेमस हुआ लिंगायत धर्म की नाम के अपेक्षा। तो लिंगायत धर्म में ज़्यादातर आप शैविज्म में बहुत कम सुनोगे, सेंट्रल इंडिया में और नॉर्दर्न इंडिया में। पहले के टाइम की बात कर रहा हूँ, अब तो अब नॉर्मल हो गया, सब जानते हैं लिंगायत धर्म के विषय में। तो जब यहाँ पे लिंगायत धर्म फैल रहा था तो इसी लिंगायत धर्म के दूसरे नाम से वीर शैव नाम से मध्य इंडिया, सेंट्रल इंडिया और नॉर्दर्न इंडिया में इस नाम से इसका काफ़ी प्रचार प्रसार हो रहा था। दूसरी बात यह है कि धीरे धीरे हम देखते हैं कि जब तख्ता पलट हो जाता है, जब मैं इससे पहले जब मैं आपको बात बता रहा था कलचुरी राजवंश के विषय में, जब यहाँ पे फिर से वापस चालुक्यों का शासन हो जाता है, तो इन्हीं चालुक्यों के राज के समय में जब इनका राज खत्म होता है, जब दिल्ली में शासन हो जाता है सुल्तानों का, दिल्ली के सुल्तानों का, गुलाम वंश का, मोहम्मद गौरी का आगमन होता है, तो चालुक्य जो हैं वो 3 हिस्सों में बढ़ जाते हैं। जो महाराष्ट्र का हिस्सा रहता है वो हो जाता है
देवगिरी के यादव के हाथों में चला जाता है। दूसरा काकतीय जो आंध्र प्रदेश के आसपास थे वो उनके पास चला जाता है। और कर्नाटक के जो मध्य कर्नाटक और दक्षिण कर्नाटक का हिस्सा था वो होसल वंश के हाथ में चला जाता है। यही होसल वंश आगे चल के विजयनगर साम्राज्य की स्थापना इन्हीं यानी होसल वंश के ही समय में होती है, क्योंकि हरिहर और बुक्का यानी हक्का बुक्का नाम के जो भाई थे वो एक्चुअल में होसल वंश के अंतिम शासक के सामंत थे। और जब होसल वंश का अंत हो जाता है दक्षिण भारत के अभियान के समय, तब उनको यानी हक्का और बुक्का को मौका मिल जाता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर सकें, और वो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर देते हैं। अच्छा, ये जो टेम्पल है वो तकरीबन दूर है 2.5 किलोमीटर रेलवे स्टेशन से। तो अगर आप आ रहे हैं तो कोशिश करिएगा पैदल आएँ। खैर सामने कई सारे आपको मिल जाएंगे बस स्टॉप, वहाँ से आप आ सकते हैं। बट एक तरह देखा जाए तो आप पकड़ लीजिए सरदार वल्लभ भाई पटेल चौराहा और सरदार वल्लभ भाई पटेल रोड, मेन रोड पकड़ के आइए, सीधे लेफ्ट मुड़ जाइए, वहाँ से आसपास पूछ लीजिए कहाँ पे है आपका बसवेश्वर टेम्पल, तो आपको बता देंगे बसवेश्वर टेम्पल कहाँ पे। और बसवेश्वर टेम्पल के ही आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो यहाँ पे आपको गुलबर्गा फोर्ट मिल जाएगा, जो बहमनी सुल्तानों का फोर्ट था, यानी बहमनी सुल्तानों ने इसे बनाया था। अच्छा, जब आप बसवेश्वर टेम्पल आते हैं तो यहाँ पे लंच करना मत भूलिएगा, प्रसाद मिलता है मगर पेट भर के, एक थाली मिलती है। आप टेम्पल है उसके जस्ट पीछे एक म्यूज़ियम है, तो आपको थोड़ा बहुत जानकारी मिल जाएगी कि बसव जी की जो लाइफ थी वो कैसी थी। तो वहाँ पीछे एक म्यूज़ियम बना हुआ है और म्यूज़ियम में ही आपको उनकी जीवन गाथा है उसका थोड़ी बहुत झलक आपको दिख जाएगी। तो आप पीछे म्यूज़ियम में ज़रूर जाएँ, छोटा सा म्यूज़ियम है, बहुत बड़ा म्यूज़ियम नहीं, भव्य नहीं है, मगर अच्छा है। दूसरी बात ये है कि उसी म्यूज़ियम के ही बगल में आपको गौशाला मिल जाएगी, और गौशाला में ही आप थोड़ा सा ऊपर एक ढलान होगी यानी रैंप दिखेगा, उस रैंप में चढ़ जाइएगा, वहाँ पे आपको भोजनालय मिल जाएगा। वो निःशुल्क है, पैसा नहीं लगता उसमें, आप पेट भर के खाना खाइए। मैंने खाया था चावल दाल और उसमें खिचड़ी टाइप का कुछ था, साबूदाने की खिचड़ी थी शायद, तो 3 चीज़ें मिली मुझे, थोड़ा सा नमक वगैरह। हाँ, प्लेट वगैरह साफ़ कर लीजिएगा, प्लेट वगैरह वहाँ पे रखे रहते हैं, जो भोजन करते हैं वो भी साफ़ करते हैं। तो जो भोजन करने आते हैं वहाँ पे वो साफ़ करके वापस रैक में रख देते हैं। तो आप एक साफ़ सुथरी प्लेट उठा लीजिएगा, भोजन करने के बाद वापस उसे धो के साफ़ करके वापस वहीं पे रख दीजिएगा। होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट विजिट में, तब तक अपना अपने ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।